नमस्कार साथियों, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सेमेस्टर 5 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाने के बहुत अधिक चांस हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है कि अकबर की राजपूत नीति का मूल्यांकन करें। इससे पहले हमने 2 प्रश्न आपको बता दिया है। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। आपको इस प्रश्न में बताना है कि अकबर की आखिर राजपूत नीति क्या थी। सबसे पहले अकबर का जन्म कब हुआ था, तो 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट में हुआ था। अकबर की मृत्यु की बात करें तो 29 अक्टूबर 1605 को आगरा में हुआ था। अकबर के पिता का नाम क्या था, तो हुमायूं था। अकबर का शासनकाल की बात करें तो 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक मानी जाती है। इसी प्रकार से अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। उसके बाद आपको सबसे पहला हेडिंग बनाना है अकबर की राजपूत नीति। अकबर की राजपूत नीति दमन और समझौते की नीति थी। अकबर यह जानता था कि राजपूतों को अगर धर्म के खिलाफ उनके राज्य पर अधिकार किया गया तो सभी राजपूत मिलकर अकबर का विरोध करेगा। अकबर की जो राजपूत नीति था उनको दमन और समझौते की नीति कही गई है। अकबर इस बात को बहुत ही बेहतर ढंग से जानते थे कि अगर हम राजपूतों को धर्म के खिलाफ उनके राज्य पर अधिकार करेंगे तो सभी राजपूत राजा इकट्ठा होकर इनके विरुद्ध आक्रमण कर सकता है। अकबर बहुत ही भली भांति से जानता था कि राजपूतों को डरा धमकाकर उनके राज्य में शासन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि राजपूतों ने प्रारंभ से ही वीरता का परिचय दिया है। यही कारण है कि राजपूत लोग अपने मर्यादा को बचाने के लिए किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं होते हैं, बल्कि ये लोग युद्ध में मरने और मारने के लिए हमेशा तैयार रहता है, कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। अकबर इस बात को बहुत ही भली भांति से जानता था कि राजपूतों को डरा धमकाकर उनके राज्य पर शासन नहीं किया जा सकता है। इसीलिए अकबर ने राजपूतों के साथ संघर्ष ना करके उनके साथ दोस्ती का फैसला लिया, ताकि उनके राज्य पर शासन कर सके। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जो राजपूत होते हैं उनके अंदर हमेशा से वीरता का भावना रहता है, हमेशा से उन्होंने वीरता का परिचय दिया है। इसीलिए वह अपने जान को देने या लेने के लिए वो पीछे नहीं हटता है। अगर आप उसके मर्यादा, आप उसके अगर इज्जत पर हाथ डालोगे तो आपको मरने या मारने के लिए तैयार होगा, लेकिन वो कभी पीछे नहीं हटेगा। तो वही कहा गया है कि राजपूतों ने प्रारंभ से ही अपनी वीरता का परिचय दिया है और अपने मर्यादा को बचाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकते हैं, जिसके कारण अकबर ने राजपूतों को शत्रु बनाने की अपेक्षा मित्र बनाना अधिक लाभदायक समझा। अकबर को अपना मित्र बनाना अपने साम्राज्य को विस्तार करने का प्रयास किया। इसमें यह कहा गया है अकबर ने राजपूतों को इसीलिए सोचा कि हम शत्रु नहीं बनाते हैं, उनके साथ मित्रता का संबंध स्थापित करके और उनके क्षेत्रों पर शासन को चलाते हैं, तभी यह सफलता मिल पाएगी, नहीं तो इसको सफलता नहीं मिलेगी। अकबर ने राजपूत को अपना मित्र बनाकर अपने साम्राज्य को विस्तार करने का प्रयास किया। अकबर किसी भी धर्म के प्रति भेदभाव नहीं करता था, सभी को एक सम्मान मानता था। इनके राजपूतों के धर्म को कोई ठेस नहीं पहुंचाया, जिसके कारण भी कई राजपूतों ने अकबर के कहने पर उनकी अधीनता को स्वीकार कर लिया था। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि अकबर किसी भी धर्म के प्रति भेदभाव नहीं करता था, कट्टर नहीं था, है ना। सभी धर्मों को सम्मान व्यवहार करता था, सभी को सम्मान महत्व देता था, जिसके कारण राजपूतों ने इनसे दोस्ती करनी चाहिए। यह माना जाता है कि कभी इन्होंने धर्म को लेकर लोगों पर कभी दबाव नहीं बनाया कि आप इस धर्म को छोड़ दो, इस धर्म को अपना लो, बल्कि सभी का हमेशा समर्थन किया है। इसीलिए राजपूतों ने अकबर के कहने पर उनकी अधीनता को स्वीकार कर लिया। अकबर किसी भी राजपूत राजा के राज्यों में अपनी अधीनता को स्वीकार कराने के लिए अपने सैनिकों को साथ लेकर उस राजपूत राजाओं के पास जाता था और वहां के राजा को बड़ा प्यार से बुलाकर साथ बिठाता था और उन्हें कहता था कि आप इस राज्य के राजा हो, आपको सभी चीज़ों की छूट है, केवल आप वहां पर अकबर अपनी अधीनता को स्वीकार करने के लिए कहता था और उनको कुछ वार्षिक कर देने के लिए कहता था। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि अकबर जब किसी राजपूत राजाओं के दरबार या किसी राजपूत राजाओं के राज्य में जाता था अपनी अधीनता को स्वीकार कराने, तो वहां जाने के बाद अपने सैनिकों को वहां पर खड़ा कर देता था और वहां पर उस राजपूत राजाओं को अपने पास बुलाता था, अपने सामने बैठाता था
और वहाँ पर बड़ा प्यार से उनसे बातें करता था कि इस राज्य में जो है सभी चीज़ों पर आपका अधिकार है, मेरा किसी भी चीज़ पर अधिकार नहीं होगा, लेकिन आप इतना करो कि आप जो है कुछ हमको टैक्स दे दो, इससे आपको भी लाभ मिलेगा, हमको भी मिलेगा। आपका जो है अगर बाहरी आक्रमण कभी होता है तो हम आपकी सहायता करेंगे। तो इस प्रकार से जो राजपूत राजा होते थे उनको लगता था कि ये हमारे लाभ की बात है, इसीलिए उन्होंने अकबर के अधीनता को स्वीकार कर लेता था, जिससे कई राजपूत राजा अकबर के अधीनता को स्वीकार कर लेता था। इससे दोनों पक्षों में लाभ होता था। अकबर उन राजपूत राजाओं को कहता था कि अगर कोई बाहरी आक्रमण होगा उस समय मैं आपका मदद करूंगा, जैसे कि हमने आपको बताया है। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि जब राजपूत राजा अकबर के अधीनता को स्वीकार कर लेता था तो इससे केवल अकबर को ही लाभ नहीं होता था, बल्कि राजपूत राजाओं को भी लाभ होता था। लाभ क्या होता था कि जब कभी बाहरी आक्रमण होता था उस समय कहता था अकबर कि हम आपकी जो है सैन्य सहायता करेंगे। तो इसीलिए जो है जो राजपूत राजा होते थे वह इनके अधीनता को आसानी से स्वीकार कर लेते थे, जिससे वहाँ के राजा को लगता था कि यह हमारे लाभ की बात है, क्योंकि कुछ ही वार्षिक कर देने पड़ते थे और उतना ही में इनका राज्य सुरक्षित बच जाता था और बाहरी आक्रमणों से भी अपने साम्राज्य को बचा लेता था। यानी कि जब राजा को अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा जाता था तो वहाँ के जो राजा होते थे वह उनकी अधीनता को स्वीकार इसलिए भी कर लेते थे क्योंकि उन्हें कुछ ही टैक्स देना पड़ता था और पूरे साम्राज्य की सुरक्षा रखने का जिम्मेदारी अकबर लेता था। दूसरी ओर अकबर को भी लाभ होता था। यदि किसी भी युद्ध में सैनिकों की जरूरत पड़ती थी तो इन राजपूत राजाओं से सैनिक सहायता भी आसानी से मिल जाता था। अकबर ने राजपूतों से अपना संबंध मजबूत बनाने के लिए कई कदम उठाए, जो इस प्रकार से है। दूसरी बात इसमें यह कहा गया है कि जब किसी भी क्षेत्र में अकबर अपनी अधीनता को स्वीकार कराता था तो इससे अकबर को टैक्स तो मिलता ही था। दूसरी बात इसमें यह थी कि अकबर को जब कभी युद्ध के दौरान अगर सैनिकों की जरूरत पड़ती थी या आवश्यकता पड़ती थी तो ऐसे स्थिति में अकबर उनसे सैन्य सहायता मांगता था, और जब इनकी अधीनता को उन्होंने स्वीकार कर लिया है तो इनको बातों को टाल नहीं सकता था। तो इस प्रकार से अकबर को काफ़ी लाभ मिलता था। उसके बाद पहला पॉइंट आपको बनाना है कि अकबर द्वारा राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करना। जैसे कि हम आपको बताए थे कि अकबर ने जो है राजपूतों के साथ अपना संबंध को मजबूत करने के लिए कुछ कदम उठाए, जिसमें से पहला कदम यह था कि अकबर द्वारा राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करना चाहा। अकबर ने राजपूतों से अपना संबंध मजबूत करने के लिए राजपूत घरानों की राजकुमारी से विवाह किया, है ना। तो सबसे पहला कदम इन्होंने क्या उठाया, तो अकबर ने राजपूत से अपना संबंध मजबूत बनाने के लिए राजपूत के घरानों से विवाह करने का निश्चय किया। 1562 ईस्वी में जब अकबर आगरा से अजमेर जा रहा था, इस समय राजपूत राजा भारमल के परिवार अकबर से मिला, है ना। भारमल अकबर को जो है अपनी छोटी बेटी से विवाह करने के लिए हाथ मांगी। अकबर ने उन्हें मना नहीं किया और स्वीकार कर लिया। इस प्रकार से भारमल की पुत्री जोधाबाई से अकबर ने विवाह किया, जिसे कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि मरियम उज्जमानी, हरखाबाई और जोधाबाई। यह अकबर की तीसरी पत्नी बनी। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि अकबर ने जो है राजपूतों के साथ संबंध अच्छे बनाने के लिए राजपूत घरानों की बेटियों से विवाह करने का निश्चय किया। इसी बीच भारमल जो है अकबर को अपनी छोटी बेटी से विवाह करने के लिए हाथ मांगी। अकबर ने जो है उन्हें मना नहीं किया, उनको स्वीकार कर लिया। इस प्रकार से जो है भारमल की जो पुत्री थी जोधाबाई, उनसे अकबर का विवाह हो जाता है। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो जोधाबाई थी उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि मरियम उज्जमानी, हरखाबाई और जोधाबाई, जो अकबर की तीसरी पत्नी बनी थी। इसी पत्नी से सलीम अतार्थ जहांगीर का जन्म हुआ। अकबर का राजपूतों से वैवाहिक संबंध बना रहा और 1585 ईस्वी में जहांगीर का विवाह मानबाई से कराया, जो आजमेर के राजा भगवान दास की पुत्री थी। दूसरा आपको पॉइंट बनाना है राजपूत को उच्च पदों में नियुक्त करना। अकबर ने राजपूतों को अपने साम्राज्य में उच्च पदों में नियुक्त किया, जैसे कि मनसबदार के पद पर राजपूतों को दिया गया। मनसबदार का कार्य सेनाओं की जिम्मेदारी थी, जिसका देखरेख करना होता था। तो अकबर ने जो है अपने साम्राज्य में जो सबसे ऊंचे पद होते थे मनसबदार का, उन पद को जो है राजपूतों को दिया। मनसबदार क्या होता था, तो मनसबदार को जो है सैनिकों को रखने की जिम्मेदारी दी जाती थी।
अकबर अपने मनसबदार को कुछ क्षेत्र को दे देता था ताकि सैनिकों को वेतन दिया जा सके और उनमें से कुछ खुद रखे। जितना बड़ा मनसबदार होता था उनको उतना ही बड़ा क्षेत्र दिया जाता था ताकि आसानी से सैनिकों को वेतन दिया जा सके, क्योंकि उन क्षेत्रों में जो राजस्व प्राप्त होते थे इस राजस्व से ही सैनिकों को वेतन दिया जाता था और कुछ भाग मनसबदार कुछ अपने घर चलाने के लिए रखते थे। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि जो मनसबदार होता था उनको जो है बहुत बड़ा क्षेत्र दिया जाता था, उतना बड़ा क्षेत्र दिया जाता था जिनसे वह अपने सैनिकों के खर्च को उठा सके और अपना घर भी चला सके। मनसबदारी व्यवस्था से अकबर को काफ़ी लाभ होता था, जैसे कि इन्हें युद्ध के समय सैनिक का सेवा आसानी से मिल जाता था और सैनिकों को अलग से वेतन भी नहीं देना पड़ता था। इन्होंने मनसबदारी व्यवस्था को इसलिए भी स्थापित किया था ताकि सैनिकों के लिए अलग से कोई धन खर्चा ना करना पड़े। इससे होता यह था कि मनसबदारी व्यवस्था में कुछ जागीर दे देता था, कुछ भूमि, और उनसे जो राजस्व प्राप्त होता था उन्हीं से अपना सैनिकों को खर्चा देता था और अपना खुद का घर चलाता था। ऐसे में अकबर को जो है सैनिकों को लेकर कोई झंझट नहीं होता था, ना ही कुछ पैसा खर्चा करना पड़ता था। जब युद्ध के समय सैनिकों की आवश्यकता होती थी तो मनसबदारों को बोल दिया जाता था। तीसरा है राजपूत समाज में सुधार। अकबर ने राजपूत के समाज में जो सामाजिक बुराइयां थी उनको दूर करने का प्रयास किया। अकबर ने सती प्रथा और बाल विवाह जैसी राजपूत समाज की बुराइयों को समाप्त करने का प्रयास किया, जो उस समय राजपूत समाज में सबसे बड़ा बुराइयां माना जाता था, क्योंकि किसी स्त्री के पति यदि मर जाते थे तो उनके पत्नी को उनके साथ जिंदा जला दिया जाता था, जो कि एक गलत प्रथा थी। साथियों, यहाँ पर आपको समझना बहुत जरूरी है कि अकबर ने जो है राजपूत समाज में जो है कुछ महत्वपूर्ण सुधार भी किए थे। उस समाज में जो बुराइयां थी उनको दूर करने का प्रयास किया था। इसमें यह बताया गया है कि अकबर ने सती प्रथा और बाल विवाह जो था राजपूत समाज में, उन बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। उस समय समाज में जो सबसे बड़ी बुराइयां मानी जाती है वो थी सती प्रथा। हालांकि यह आगे चलकर जो है राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया था, है ना। तो इन्होंने कुछ प्रयास किया लेकिन उतना सफलता इनको नहीं मिला। फिर यही प्रथा आगे चलता रहा, जिसके बाद यह माना जाता है कि राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिंग जो उस समय था उन्होंने जो है सती प्रथा को पूरी तरह से प्रतिबंध करा दिया। अकबर ने जाति प्रथा की जटिलता को कम करने के लिए राजपूतों से वैवाहिक संबंध को भी स्थापित किया। इस प्रकार से अकबर के शासन काल के दौरान राजपूतों के समाज में थोड़ा बहुत सुधार अवश्य हुआ, जिसके कारण ही राजपूत राजाओं ने अकबर का समर्थन किया। उसके बाद हम लोग जानते हैं चौथा, राजपूतों की धार्मिक स्वतंत्रता। अकबर ने सभी राजपूत अधिकारियों और सैनिकों को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता दिया था। यानी कि अकबर एक कट्टर मुस्लिम शासक नहीं था जो किसी भी धर्म पर दबाव बनाता था, बल्कि इनकी नीति इस प्रकार से थी कि सभी धर्म को सम्मान मानता था, सभी धर्म को जो है अपने अनुसार मनाने और मानने की स्वतंत्रता दी थी। सभी को यह अधिकार दिया था कि कोई भी व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मान सकते हैं। किसी पर भी मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के लिए कोई दबाव नहीं दिया गया था, है ना। जितने भी धर्म थे किसी भी पर दबाव नहीं दिया जाता था कि आप मुस्लिम धर्म को ही स्वीकार कर लो, बल्कि सभी धर्म को पूरा अधिकार था कि वह अपने इच्छा अनुसार अपने धर्म को मनाए। उन्होंने यहाँ तक कि यह भी आदेश दिया था कि कोई भी व्यक्ति कुछ त्योहारों को दरबार में भी यहाँ पर होगा मना सकते थे, जैसे कि होली, दीपावली और रक्षाबंधन के त्यौहार को राज दरबार में भी रहकर मनाया जा सकता था। यानी इन्होंने सभी धर्म को तो पूरी तरह से छूट दिया था कि आप किसी भी धर्म को अपनी इच्छा अनुसार मनाओ, लेकिन इसके राज दरबार में भी कुछ ऐसे त्यौहार थे जिनको मनाने की पूरी छूट दी गई थी, जैसे कि होली हो गया, दीपावली हो गया और रक्षाबंधन हो गया। तो ये जो त्यौहार थे इनको राज दरबार में भी रहकर मनाया जा सकता था। अकबर ने धार्मिक स्थल पर भी पूरी छूट दी थी कि वह अपने धार्मिक स्थल को बना सकते हैं, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि इन्होंने जो है धार्मिक स्थल पर जो है पूरी छूट दी थी कि आप जिस धर्म के हो, जिस चीज़ को मानते हो, आप उस धार्मिक स्थल को बना सकते हो। बाकी बहुत सारे ऐसे मुस्लिम शासक आए या बहुत सारे ऐसे बाहरी आक्रमणकारी आए जिन्होंने इस प्रकार से छूट नहीं दिया था।
यहाँ तक कि मंदिर बनवाने और मरम्मत करवाने के लिए भी कुछ सहायता देते थे, जिसके कारण ही अकबर के राजपूत नीति सफल हो पाया और मुगल साम्राज्य पूरे भारत में फैलने में सफल हो गया। साथियों, यहाँ पर आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है कि मुगल बादशाह जब अकबर था उसके शासन काल में जो है बहुत अधिक विस्तार हुआ। तो यह विस्तार क्यों हुआ? सबसे बड़ी बात यहाँ यही है कि यह जो है धार्मिक कट्टर व्यक्ति नहीं था, जिसके कारण इन्होंने सभी धर्मों को सम्मान महत्व दिया। जब इन्होंने सभी धर्मों को सम्मान महत्व दिया तो यहाँ पर जो जनता थी, आम जनता, वह इस राजा को बहुत अधिक पसंद करते थे। सभी आम जनता को अपने इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मनाने की आज़ादी दी गई थी, है ना। तो इससे ज़्यादा उस समय जनता क्या चाहती, इसीलिए सभी लोग जो है इनका समर्थन करते थे और यही कारण है कि इन्होंने अपने साम्राज्य को भारत के अधिकतर भागों में फैलाया था। यही कारण है कि अकबर को मुगलों में से सबसे महान सम्राट माना जाता है, जो धर्म कट्टर व्यक्ति नहीं थे बल्कि सभी धर्म के प्रति सम्मान व्यवहार करते थे। यही कारण इसमें माना जाता है साथियों कि अकबर का जब शासन काल था उस समय मुगलों का जो साम्राज्य था सबसे अधिक विस्तार हुआ, क्योंकि जो इनकी धार्मिक नीति थी काफ़ी उदार था। और जब इनकी धार्मिक नीति उदार थी जिसके कारण सभी लोग इनका जो है समर्थन किया और इस समर्थन के कारण ही यह अपने साम्राज्य को एक बड़े क्षेत्रों में विस्तार कर पाया था। तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।